नमस्कार दोस्तों, मैं समीर गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्काई हाइट्स पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री और हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। चलिए समय का ध्यान रखते हुए शुरू किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपने इस चैप्टर का मतलब क्या है। आप टॉपिक देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स इट्स अ चार्ट, इट्स अ टेबल विच कंटेन्स एलिमेंट्स। एक ऐसा टेबल जहाँ पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। आखिर हमने एलिमेंट्स को अरेंज क्यों किया है? हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है ताकि हम उन एलिमेंट्स को स्टडी कर सकें एक बेहतर तरीके से, एक सिस्टमैटिक वे में। तो वी आर सेइंग दैट द periodic table is a tabular chart of elements in which elements are arranged so that we can study them in a systematic way। पर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? इन सब की शुरुआत हुई थी बहुत पहले, जब एलिमेंट्स की मात्रा बहुत कम था। उस समय बेसिकली एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा था, एक मेटल, एक नॉन मेटल। तो महज उस समय कुछ 8-10 एलिमेंट हैं। तो अगर 8-10 एलिमेंट है तो उनको स्टडी करना काफ़ी आसान है क्योंकि उनकी मात्रा कम है, हम आंखों को स्टडी कर लेंगे ईजिली। पर जब हुआ क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डे बाई डे बढ़ते गए, तब उन सभी को एक साथ स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे या एल्केमिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया, दे हैव स्टार्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जरूरत पड़ी है तो व्हाई डू वी नीड क्लासिफाई द एलिमेंट्स? वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स बिकॉज टू स्टडी एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक एंड कन्वीनियंट वे, ताकि हम लोग हर एलिमेंट को एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ सकें, उस एलिमेंट्स को हम लोग एक कन्वीनियंट वे में स्टडी कर सकें। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को कोरिलेट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेट? आपको पता होगा कि बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच करती है। तो अगर आप सभी को स्टडी कर रहे हो तो आप उनके प्रॉपर्टीज़ को भी मैच कर पाओगे, उन्हें कोरिलेट कर पाओगे कि आखिर इनकी मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से घट रही है या बढ़ रही है, या फिर उनके प्रॉपर्टीज़ के बीच क्या रिलेशंस है। तो इन सभी को इस्टेब्लिश करने के लिए वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। देयर आर टू बेसिक things which are required to classify the element. The first one is that to study the element in a systematic and convenient way, and the second one is to correlate the properties of element. तो उस समय के जो एल्केमिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी था आपका मेटल, सेकंड कैटेगरी था आपका नॉन मेटल। पर हुआ क्या, एलिमेंट्स की मात्रा डे बाई डे बढ़ती गई, तो इनके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स आने लग गए। फिर क्या हुआ, खोज हुआ एक ऐसे एलिमेंट का जो मेटल भी था, नॉन मेटल भी था। तो अब उस समय के जो साइंटिस्ट हैं उन पे ये मुसीबत आ गई कि आखिर इसका हम तो क्या करें। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक नया कैटेगरी बना दिया, नाम दिया उसका मेटलॉइड। मतलब ऐसे एलिमेंट जो मेटल भी हैं और नॉन मेटल भी है। चलिए कुछ समय तक ये चीज़ें और अभी चलती रही। बाद में कुछ एलिमेंट का कुछ ऐसा हुआ जो इनएक्टिव थे, इनर्ट थे, जो कोई से रिएक्ट नहीं करते थे। तो अब उन एलिमेंट्स को हम लोग कहाँ रखेंगे? अब उन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने एक कैटेगरी और बना दिया। उसका नाम क्या दिया? नाम दिया इस कैटेगरी का नोबल गैस। पर हुआ क्या, समय आगे बढ़ता गया, एलिमेंट्स की जनसंख्या भी बढ़ते गई, नए नए एलिमेंट्स सब खोदते गया। ये जो तरीका था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, ये फेल हो गया जब एलिमेंट्स बढ़ते गए। तब बाद में ये ज़रूरत आन पड़ी कि आखिर हाउ टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। तब उस ज़माने में अलग अलग साइंटिस्ट आगे आने लगे और उन्होंने अपना अपना लॉ दिया। उस लॉ के इस्तेमाल करके उन लोगों ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। तो जो सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने स्टार्ट किया इस क्लासिफिकेशन को, उसका नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उनका नाम है डुवर्नियर। और डुवर्नियर ने अपना एक लॉ दिया था। इस लॉ का नाम था डुवर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड। आखिर ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और वेट। इसका मतलब साइंटिस्ट डुवर्नियर ने अपनी एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जिसका मास रहेगा कम वो पीछे आएगा, जिसका मास रहेगा ज़्यादा वो आगे जाएगा। तो डुवर्नियर अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। उन्होंने एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में अरेंज किया था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, ये यहाँ पर 3 एलिमेंट्स का आप एक ग्रुप देख पा रहे हैं। तो इन 3 एलिमेंट के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग ट्राइड बोलते हैं। और ध्यान दीजिए इसका कितना है मास? 7, इसका 23, इसका 39। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका मतलब व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, देन द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, बीच वाले का जो एटॉमिक वेट होगा
will be the arithmetic mean और एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट। जो दोनों साइड वाले एलिमेंट है, अगर इन दोनों के मास का आप एवरेज फाइंड करोगे तो बीच वाले के एटॉमिक मास के वो इक्वल आ जाएगा। आप नीचे में देखिए, हमने 7 और 39 को ऐड किया और बाई 2 किया, मतलब हमने उसका एवरेज फाइंड किया। हुआ क्या, 46/2 आया। कितना उसका मास? उसका मास आया 23, मतलब बीच वाले के इक्वल आ गया। तो इसने यही कहा था, when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses in the group of 3 elements known as triad, then the atomic weight of the middle element will be the arithmetic mean or average of the atomic weight of the extreme element। तो इनके लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। हुआ क्या, हुआ ये कि अगर जो एलिमेंट्स एक ट्राइड में आ गए, एक ग्रुप में आ गए, उन सभी की प्रॉपर्टीज सेम होगी। इट मींस दैट lithium, sodium and potassium have similar chemical and physical properties। तो जो जो एलिमेंट्स ट्राइड में अरेंज होता जाएगा उन सभी की प्रॉपर्टी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। और अगर उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी तो अगर आप किसी एक की प्रॉपर्टी को याद कर पाते हो तो बाकी दोनों की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आपको मालूम हो जाएगी। तो डुवर्नियर आया, डुवर्नियर ने अपना लॉ दिया, एलिमेंट्स अरेंज हुए, फिर भी इस लॉ को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस लॉ। Why do we discard the elements? Because Duvernier failed to arrange all the known elements at that time। उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे सबको अरेंज नहीं कर पाया था वो, इसीलिए इसके लॉ को उस समय के साइंटिस्ट ने डिस्कार्ड कर दिया, इसे एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, फिर भी इसके लॉ का एक सिग्निफिकेंस है, एक इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है इसके लॉ का? दैट दो Duvernier failed but he gave the idea to other scientists by which they can prepare periodic table in future। इन्होंने वो आइडिया दिया जिसका इस्तेमाल करके साइंटिस्ट लोग भविष्य में पीरियोडिक टेबल तैयार कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। तो ये इनके लॉ का सिग्निफिकेंस था। तो डुवर्नियर हैज फेल्ड, वो एलिमेंट्स को सही तरीके से क्लासिफाई नहीं कर पाए। तो उनके बाद जो साइंटिस्ट आए, देखिए उन साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड, और उन्होंने एक लॉ दिया है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब सर ये ऑक्टेव क्या होता है? ऑक्टेव का मतलब होता है 8 म्यूजिकल नोट्स। द मीनिंग ऑफ ऑक्टेव इज 8। द मीनिंग ऑफ ऑक्टेव इज 8 म्यूजिकल नोट। संगीत के जो 8 धुन होते हैं उसको ऑक्टेव बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं सारे गामा पाधा नीशा, कुल मिला के 8 धुन होते हैं संगीत में। आप ध्यान दीजिए, जो पहला एलिमेंट है या पहला वाला धुन है और जो आखिरी वाला धुन है वो क्या है, बोथ आर सेम। उसी प्रकार से न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। इसका लॉ क्या था? इन्होंने बोला व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इनका भी सेम चीज था, इन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया अपने उसके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जिसका मास कम वो पहले आएगा, जिसका मास ज्यादा वो बाद में आएगा। तो उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने बोला when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then every 8 element, हर 8वां एलिमेंट starting from any element, चाहे स्टार्ट कहीं से भी हुआ हो, resemble its physical and chemical property। मतलब जो पहला एलिमेंट होगा और जो 8वां एलिमेंट होगा उन दोनों की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो सिमिलर होंगी। फिर चाहे आप वो गिनती कहीं से भी स्टार्ट करें। अगर समझ में नहीं आया देखते हैं हम यहाँ पे, उस समय हाइड्रोजन का खोज नहीं हुआ था, नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं लिखा है। आप देखिए ये क्या है, ये है लिथियम। तो मैंने मान लिया इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब क्या, ये सोडियम और ये लिथियम, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। इसीलिए मैंने सोडियम को यहाँ से निकाल के इसके नीचे लिख दिया। तो इसका काम खत्म हो गया। अब कहाँ जाएंगे, अब हम अगले वाले के पास जाएंगे। अब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे बेरिलियम से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो मैंने मैग्नीशियम को उठा के उसके नीचे रख दिया। बाद में क्या आ रहा है उसके, बोरॉन। नाउ वी विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम बोरॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ बोरॉन एंड एल्युमिनियम having same properties, तो उसको उठा के हमने इसके नीचे रख दिया। तो ऐसे करके हमने क्या किया, ऐसे करके हमने एलिमेंट्स को काउंट करते गया और हर पहला और 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम आते गया और हमने ऐसा एक चार्ट बना लिया। तो ये था इनका लॉ।
When elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then every 8 element starting from any element resemble its physical and chemical property. उनकी properties match करेगी. तो आप देख रहे हैं साइंटिस्ट न्यूलैंड ने उस समय एलिमेंट्स को अरेंज किया. उनका ये अरेंजमेंट काफ़ी शानदार था. उनको उस समय कुछ प्राइज वगैरह भी दिया गया था अपने ज़माने में जब उन्होंने अरेंज किया था. फिर भी इनके अरेंजमेंट को भी हम लोग डिस्कार्ड कर दिए. इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया हम लोगों ने. क्यों? इसका सिंपल सा आंसर था, इट इज़ फेल्ड टू एकोमोडेट हेवियर एलिमेंट. जो भारी एलिमेंट्स थे इन्होंने उसको अरेंज नहीं कर पाया उस जमाने में, इसीलिए इनके लॉ को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया. तो एग्जाम में आया तो आप लिख के आइएगा, इट इज़ फेल्ड टू एकोमोडेट हेवियर एलिमेंट्स, देयरफॉर द लॉ हैज़ बीन डिस्कार्डेड. इनका लॉ डिस्कार्ड हो गया, पर इनकी लॉ की बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी, एक इम्पोर्टेंस था. इम्पोर्टेंस क्या है आप ध्यान दीजिए. ये क्या है? लिथियम. लिथियम का मास कितना होता है आपको मालूम है? 7. इसके बाद है बरेलियम. इसका मास कितना होता है बरेलियम का? अगर आप जाओ तो कुछ 8 या 9 समथिंग है. मतलब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर पे. तो जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसी का प्रॉपर्टी बाद में दोबारा रीअपियर कर रहा है. जब मैं दोबारा यहाँ से यहाँ आया तो वही प्रॉपर्टी फिर रीअपियर कर रहा है. इसका मतलब कि जब मैं एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा हूँ तो वही प्रॉपर्टी क्या हो रही है, बार बार रीअपियर कर रही है. क्योंकि आपको मालूम है कि जो एलिमेंट एक वर्टिकल रो में आ जाएंगे, कॉलम में आ जाएंगे, एक वर्टिकल कॉलम में आ जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है. इसका मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. तो जब एक आदमी यहाँ से होते हुए यहाँ आया तो उसने क्या देखा? प्रॉपर्टी रीअपियर कर गया. जब वो फिर यहाँ से होते हुए यहाँ आया तो उसने क्या देखा? प्रॉपर्टी फिर रीअपियर कर गया. इसका मतलब कि जब मैंने इन सभी को अरेंज किया एटॉमिक मास पे तो क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी बार बार रीअपियर कर रहा है. इसी फिनोमेना का नाम है पीरियोडिसिटी. तो इनका सिग्निफिकेंस यही था कि when elements are arranged in the increasing order of atomic mass, then the property reappear after a certain interval of time. यहाँ मैंने लिख दिया है, the reoccurrence of the periodic properties after a regular interval of time is called periodicity. जब कोई प्रॉपर्टी बार बार रीअपियर होती है कुछ समय के बाद तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी बोलते हैं. तो जो साइंटिस्ट हैं न्यूलैंड, इनके लॉ का यही सिग्निफिकेंस था, दैट इट हैज गिवन द आइडिया ऑफ पीरियोडिसिटी बट इट हैज बीन डिस्कार्डेड. इनको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया. चलिए, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ. अब आगे बढ़ा जाए. साइंटिस्ट न्यूलैंड के फेल होने के बाद जो अगले साइंटिस्ट आए उनका नाम था मेंडलीफ. तो हम लोग उनके बारे में थोड़ा स्टडी करने वाले हैं. मेंडलीफ क्या? तो अब हम लोग आते हैं घर में देखा जाए तो शुरुआत किया जाए तो अगला टॉपिक हम लोग का मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ. मेंडलीफ आए और मेंडलीफ ने भी अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया. मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ है क्या? इन्होंने कहा था दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, that physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic masses. तो इनका कहना था कि एक एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होगा उसके अकॉर्डिंग उसका कुछ ना कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी रहेगा. इनके लॉ को थोड़ा समझना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स सा वर्डिंग लिखा हुआ है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस. इसका मतलब कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली देन दे विल एक्वायर सम डेफिनाइट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो ये थे मेंडलीफ. मेंडलीफ हैज अचीव अ लॉट. ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैड प्रिपेयर्ड द पीरियोडिक टेबल. मेंडलीफ ने अपना खुद का एक
पीरियोडिक टेबल बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका अचीवमेंट था। आज से पहले किसी भी साइंटिस्ट ने अपना खुद का पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया था, इन्होंने सबसे पहली बार अपना खुद का बनाया पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा मेंडलीफ के टाइम 63 एलिमेंट्स का खोज हुआ था। मेंडलीफ ने सारे को अरेंज कर दिया। मेंडलीफ हैज अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, सभी को अरेंज कर दिया मेंडलीफ ने, छोड़ा एक भी नहीं। इसके अलावा he left gaps for undiscovered element। अभी तक जिस एलिमेंट का खोज नहीं हुआ था उस एलिमेंट के लिए इन्होंने गैप तक दे रखा था। तो ये भी इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस जमाने में। मतलब खुद का पीरियोडिक टेबल बनाना, सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर देना, जो एलिमेंट का खोज नहीं हुआ उसके लिए गैप छोड़ देना, तो ये सभी उनका काफ़ी अचीवमेंट था। इसके अलावा ही हैज़ अरेंज द एलिमेंट इन पीरियड्स एंड ग्रुप। सर व्हाट इज पीरियड एंड व्हाट इज ग्रुप? अगर आप कुछ चार्ट बनाते हैं तो वो चार्ट कुछ इस तरह का होता है ना। तो जब आप लेफ्ट टू राइट आते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग पीरियड बोलते हैं, याद रखिएगा। व्हेन यू आर कमिंग लेफ्ट टू राइट इट इज कॉल्ड पीरियड। और जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज कॉल्ड ग्रुप। तो मेंडलीफ ने उस समय सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियड और ग्रुप्स में। सर व्हाट इज पीरियड? हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। व्हाट इज ग्रुप? द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो याद रखिएगा, ये सारा मेंडलीफ का अचीवमेंट था। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि अचीवमेंट था, कुछ डिफेक्ट्स भी थे मेंडलीफ के। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की प्लेस, उस समय उसके पीरियोडिक टेबल में द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। इसके अलावा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इज आल्सो नॉट फिक्स्ड। इसके अलावा एनामोलस पेयर, ये बहुत बड़ा डिफेक्ट था उनके पीरियोडिक टेबल का। कैसे देखिए, अब मेंडलीफ ने क्या कहा था? मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में। मतलब जिसका मास रहेगा कम वो पहले, जिसका मास ज़्यादा वो बाद में। पर एक जगह उनसे गड़बड़ हो गया। एक जगह उनसे गड़बड़ क्या हुआ कि उन्होंने उल्टा कर दिया। जिसका मास था ज़्यादा उसको कर दिया आगे, जिसका मास था कम उसको कर दिया आगे। सॉरी, उल्टा हो गया शायद हम। जिसका मास था ज़्यादा वो पीछे हो गया, जिसका मास था कम वो आगे हो गया। इसका मतलब कुछ यूँ समझिए कि दो एलिमेंट था, एक का मास था 7, एक का मास था 8। 8 वाला आगे होना चाहिए, 7 वाला पीछे, पर उन्होंने उल्टा कर दिया। उल्टा मतलब 8 वाले को पीछे कर दिया और 7 वाले को आगे कर दिया। तो जब उनसे पूछा गया इस विषय में कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, ये तो आपके लॉ के अगेंस्ट है, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जानता मैंने ऐसा क्यों किया है, पर मैंने जो भी किया है सही किया है। सोचो, खुद का लॉ के अगेंस्ट जा करके और उन्होंने कुछ काम किया है एंड ही कैन नॉट एक्सप्लेन इट। तो ये एक डिफेक्ट था और इस डिफेक्ट को नाम दिया गया है एनामोलस पेयर। ठीक है, तो ये सारे इसके अचीवमेंट थे और डिफेक्ट्स थे। इनका भी लॉ डिस्कार्ड कर दिया गया। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, याद रखिएगा, मेंडलीफ लॉ इज नॉट एक्सेप्टेड। इनको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? इनको एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मेंडलीफ के बाद एक साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट का नाम था हेनरी मोसले। याद रखिएगा, द नेम इज हेनरी मोसले एंड हेनरी मोसले हैज गिवन अ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है दैट फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic number। बस एक वर्ड का डिफरेंस था उनके बीच। मेंडलीफ के डेफिनेशन में सेम चीज था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर पे। तो हुआ क्या अलग ये हुआ कि जब उन्होंने एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया तो मेंडलीफ की सारी गलतियां दूर हो गई। इसका मतलब मेंडलीफ जो चीज़ एटॉमिक मास पे अरेंज कर रहा था वो रॉन्ग था।
और जब उसको एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया गया तो उसकी सारी गलतियां सही हो गई। इसका मतलब मेंडलीव वाज रॉन्ग एट दैट टाइम। सोचो, एक वर्ड की वजह से उसका पूरा लॉ खत्म हो गया, इट हैज बीन डिस्कार्डेड। तो सवाल ये है कि आखिर मेंडलीव ने एटॉमिक नंबर पे क्यों अरेंज नहीं किया? क्योंकि मेंडलीव के ज़माने में एटॉमिक नंबर का खोज नहीं हुआ था। उसके लॉ देने के 20-30 साल बाद जाकर के खोज हुआ था एटॉमिक नंबर का, इसीलिए मेंडलीव वाज फेल्ड। ठीक है, तो ये हुआ था हेनरी मॉसले और मेंडलीव के बीच में। बोथ हैव सिमिलर लॉ, डिफरेंस है सिर्फ एटॉमिक मास का और एटॉमिक नंबर का। अब सर एटॉमिक नंबर क्या होता है? याद करिए, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। एटॉमिक नंबर को हम लोग शो करते हैं किससे? एटॉमिक नंबर को हम लोग शो करते हैं बाई Z। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। मतलब एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा या जितना प्रोटॉन होगा उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो ये आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और उन्होंने जो लॉ दिया था वो कहाँ पे था? वो एटॉमिक मास पे था। और अगर आप एटॉमिक मास पे जाएंगे तो एटॉमिक मास को हम लोग किस शो करते हैं? शो करते हैं A से। इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन। तो दोनों में अंतर था। मेंडलीव हैज अरेंज्ड द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास एंड मॉसले हैज अरेंज्ड द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो उनका था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इनका था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर पे अरेंज करने के कारण सारी खामियां मेंडलीव की दूर हो गई। तब जाकर के हम लोगों ने तैयार किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम लोग आज पढ़ते हैं। पर हुआ क्या कि इसके खोज करने के बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बहुत बढ़ गए। इतना बढ़ गए कि किसी एक साइंटिस्ट के अकेले की बस की बात थी नहीं कि वो इस पीरियोडिक टेबल को बना सके। तो इसीलिए क्या किया, मॉसले ने दुनिया भर के साइंटिस्ट को बुलाया और सब ने मिल करके जो टेबल हम लोग आज पढ़ रहे हैं उस टेबल को बनाया है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। याद रखिएगा, जो हम लोग टेबल आज पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये सारा इसका था बैकग्राउंड। इट इज अ हिस्ट्री दैट हाउ पीरियोडिक टेबल हैज बीन मेड। तो हम लोगों ने क्या पढ़ के आया कि एट द टाइम ऑफ एल्केमिस्ट देयर वर वेरी फ्यू एलिमेंट्स, देयरफॉर देयर क्लासिफिकेशन इज easier. They have classified the elements into metal and non-metal. But as the time proceed, the number of elements goes on increasing, due to which the classification becomes difficult. Therefore, various scientists has came forward to classify the elements according to their law. The first scientist was Duvernier, and he has given his law, Duvernier law of Tride, according to which when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then the atomic weight of every atomic weight of middle element will be equal to the atomic weight of the will be equal to the arithmetic mean of the atomic weight of extreme element. डुवर्नियर आया, डुवर्नियर फेल्ड भी हो गए क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए। उनके बाद कौन आया? उनके बाद आया न्यूलैंड। व्हाट इज डन बाय न्यूलैंड? इट हैज गिवन अ लॉ व्हिच इज नेम्ड एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, अकॉर्डिंग टू व्हिच when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then every 8 element resemble the first element in their physical and chemical properties. But it is also failed because it is not able to accommodate the heavier elements at that time. Therefore, after that, Mendeleev has came forward, and Mendeleev has given a law which is known as Mendeleev periodic law, according to which the physical and chemical property of an elements are the periodic functions of their atomic masses. And Mendeleev has achieved a lot. He has arranged all the elements. At that time, he arranged the elements in period and group. Apart from that, he has made his own periodic table. He has left the gap for the undiscovered element. So he has done a lot, but it has some kind of defects in it, which is anomalous pair, which I have shown you that the two atoms have been interchanged, and there was a fault that the atom which has a more atomic mass has come first than that atom having the less atomic mass. Apart from that, position of hydrogen, position of isotopes is not fixed. These were the defects of Mendeleev's periodic law. But later on, Mosley has came and he has given a law, modern periodic law, which states that the physical and chemical property of an element are the periodic functions of their atomic numbers. It means that when Mosley has arranged the element on atomic numbers, every defects of Mendeleev has gone.
This means that Mendeleev were wrong and Mosley is right. And then Mosley has gone to make a chart which is known as a modern periodic table, but due to the complexity of elements, he has called so many scientists all over the world to make the chart, and therefore the chart which we are studying today is known as long form of periodic table. तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पूरा इस चीज़ को देख लिया कि इसकी क्या बैकग्राउंड है, इसकी क्या हिस्ट्री है. अगर इससे आगे बढ़ा जाए तो हम देखने वाले हैं कि आखिर पीरियोडिक टेबल दिखता कैसे है. अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो बनाना, आपको मालूम होना चाहिए कि 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में. तो इफ आई एम गोइंग टू मेक इट दिस वेरी डिफिकल्ट डायग्राम, जब भी ट्राई करते हैं देखते हैं कैसा होगा. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13. Yes, we have made the 18 columns. अभी जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक के जरिए आप खुद से इसको क्रिएट कर सकते हैं. आपका ध्यान दें. इस वाले को बोलते हैं हम लोग तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18. और इस 18 वाले का एक और नाम है, थोड़ा सा नीचे बन गया, 15, 16, 17 and this 18 group is known as zero group. ओके, चलिए इन लोगों का एक और नाम दिया गया. 1A, it is called 2A, then it is called 3B, it is called 3B, then it is called, next one is 4B, it is 5B, it is 6B, it is 7B, and this 3 is called 8. तो इन तीनों को एक साथ हम लोग 8 ग्रुप बोलते हैं. और इसके बाद जाएंगे, दिस विल बी कॉल्ड 1B, ये वाला 2B, देन अगेन इट इज कॉल्ड 3A, 4A, 5A, 6A एंड 7A. अब सर ये A और B क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा. एक्चुअली क्या है कि एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक B वाला कैटेगरी और एक A वाला कैटेगरी. आपके सिलेबस में केवल A वाला कैटेगरी का एलिमेंट है, B वाला कैटेगरी का एलिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है. तो मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग ए वाले एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं किसी ट्रिक के सहारे. तो हम लोग का देखते हैं आगे. अच्छा, तो ये तो हो गया 18 वर्टिकल कॉलम. इसके अलावा वहाँ पे होता है 7 पीरियड. इट इज कॉल्ड पीरियड 1, इट इज कॉल्ड पीरियड 2, इट इज कॉल्ड पीरियड 3, इट विल बी पीरियड 4, इट विल बी पीरियड 5, इट विल बी पीरियड 6 and the last one is period 7. तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स, ये है हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल. ये है हमारा पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 एंड पीरियड 7. तो ये हो गया हमारा 7 पीरियड. कोई दिक्कत नहीं है. पहला एलिमेंट क्या है सर? पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन. फिर डायरेक्ट दूसरा एलिमेंट है, मैं इसे ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़िया रहे. तो दिस इज हाइड्रोजन. नेक्स्ट वन इज ओवर हियर हीलियम, देन इट इज लिथियम, देन बेरिलियम, देन डायरेक्ट विल कम टू दिस 2A, then 3A. yes, here बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, it's Be, बेरिलियम, then बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. कुछ छूट गया, यहाँ से सॉरी. बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्गन, then we will come to sodium, then
पोटेशियम, देन अगेन वी विल गो ओवर देयर, सोडियम के बाद पोटेशियम, फ्रॉम इट्स मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहाँ भी गलती हो गया, यहाँ नियॉन होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए आर्गन, एंड द लास्ट टू इज पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, ये आते हैं आपके सिलेबस में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, देन पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, याद रखिएगा। तो ये आपके सिलेबस में इतना। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें इरेज करने वाला हूँ, जैसे ये लाइन्स, ये लाइन हमारे किसी काम के नहीं पड़ रहा, और यहाँ पर ये 2 लाइन्स किसी काम के नहीं है हमारे। तो कुछ इस तरह का आपका टेबल दिखता है आपको बुक में, तो मैं इसे दोबारा ठीक से बना दूँगा। तो अभी आपने देखा ये इतना आपके सिलेबस में है। ये जो बी वाला एलिमेंट है, जान लीजिएगा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ वाला एलिमेंट ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हमें इसे पढ़ना भी नहीं है, खाली इसका नाम जान लेना है, दैट इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जितने भी बी वाले एलिमेंट्स है, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b एंड 8, दिस ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन। अच्छा, इसके हम लोग ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसका 2 आउटर मोस्ट शेल होता है इनकम्प्लीट। आपको मालूम है बेसिकली, आप लोग अभी तक देखते हैं होंगे कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है सर वो होता है इनकम्प्लीट, पर ये लोग एक अलग एलिमेंट है, इनका 2 आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट, मतलब ये वाला भी इनकम्प्लीट है और ये वाला भी इन लोग का इनकम्प्लीट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा आयरन, कॉपर, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी, मींस दे हैविंग मोर देन 1 वैलेंसी। क्यों? क्योंकि उनका 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट रहता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव देयर 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट। याद रखिएगा। तो आपके सिलेबस में है केवल ए वाला एलिमेंट, याद रखिएगा ए वाला। तो अब इस ए वाले एलिमेंट्स को याद करने का शॉर्ट ट्रिक मैं देने जा रहा हूं, और इसके बाद हम लोग क्लास एंड करेंगे। यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है रुबिडियम, देन कम्स सीजियम एंड द लास्ट विल बी फ्रांसियम। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? हे ली ना करो रब से फरियाद। इस कोड के जरिए आप इस पूरे को एक साथ याद कर सकते हो, हे ली ना करो रब से फरियाद। द सेकंड वन रूट 2 है, यहाँ पे क्या है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम। इसका क्या होगा? स्ट्रोंटियम और बैरियम। और जो एलिमेंट्स यहाँ पर है इसके नीचे में आ रही है, सब अभी अनडिस्कवर्ड है, इनके अभी खोज चालू है, तो उनके बारे में स्टडी नहीं करना है। बिन मर्जी का सर बेचारा, ये आखिरी वाला खोज हुआ है, रेडियम, बेचारा, बिन मर्जी का सर बेचारा। तो ये 2A का कोड है। अगला कहाँ जाएंगे हम लोग? थर्ड है, इसका